बिहार में जारी अब जम्मू कश्मीर की बारी। जी हां, बिहार में जिस तरह से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है, इसकी प्रक्रिया जारी है और इसके तहत वोटर लिस्ट नए सिरे से तय किया जा रहा है। हालांकि इस पे इलेक्शन कमीशन का अपना दावा है, जबकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके अपने दावे हैं। अपोजिशन पार्टियां इसे शक के निगाह से देख रही हैं। अपोजिशन पार्टियों को शक है तो क्यों है, और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सियासी दल हैं, वो इस पर शक क्यों कर रहे हैं और ECI का इस पर जवाब क्या है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि जिस तरह से ESI यानी कि SIR के बाद जिस तरह से बिहार में सड़कों पर हंगामा मचा, वहां सियासी तौर पर इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उछाला गया और पटना से लेकर यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक इसके खिलाफ आवाजें बुलंद की गई। यहां तक कि संसद परिसर में भी कई विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और ये इल्जाम लगाया कि कहीं ना कहीं सरकार यानी मरकजी सरकार की शह पर ECI एक साजिश का शिकार हो रही है। इसकी हकीकत क्या है? और अब जबकि खबर ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जल्द ही वहां भी इसकी शुरुआत हो सकती है, तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग सियासी जमातें हैं वो क्या रुख रखती हैं, इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के अगर हम सूत्रों की बात करें, जो जराये से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक खबर यह है और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भी जल्द से जल्द SIR की शुरुआत हो सकती है। SIR क्या है मैंने आपको बताया। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो वोटर लिस्ट पहले से वजूद में है उस वोटर लिस्ट पर बहुत ही संजीदगी के साथ दोबारा नजरसानी करना, यानी फिर से नजरसानी करना या नजरसानी करना, और उसमें से कई, अब जाहिर है कि जब ये नजरसानी होगी तो इसमें कई नाम जो है वोटर लिस्ट से वो बाहर हो जाएंगे और कुछ नाम इसमें शुमार भी हो सकते हैं। लेकिन नामों के शामिल होने का प्रोसेस तो लगातार जारी रहता है, लेकिन बाहर कई नाम हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर के जो खासतौर से जो देश की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, यानी मरकजी स्तर पर जो संसद में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उस पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो जम्मू कश्मीर में भी फिलहाल वहां सरकार के हिस्सेदार है, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, चाहे वो RJD हो या बाएं बाजू की जमातें हो या TMC हो या कई और ऐसी पार्टियां हो या जो है जो साउथ की कुछ पार्टियां हो, तो उन्होंने इस पर एतराज उठाया है। इलेक्शन कमीशन का दावा है, उनकी दलील है कि ऐसा करके हम यानी SIR के जरिए से हम वोटर लिस्ट को साफ और शफाफ बनाएंगे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसमें नहीं होने चाहिए उन्हें हटाएंगे। जबकि अपोजिशन पार्टियां इसे एक साजिश करार दे रही हैं। उनका कहना है कि इससे जो सही वोटर है उन्हीं को हटाया जा रहा है ताकि ऐसा वोटर लिस्ट तैयार हो सके जो हुकूमत यानी जो अभी हुकूमत जो है वो पावर में है उसे कहीं ना कहीं सहारा मिले, उसे मदद मिले। ये अपोजिशन का इल्जाम है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में तो इसको लेकर आवाज अब उठनी ही है, लेकिन जो आप देखिए मरकज में भी इसको लेकर दिल्ली में भी आवाजें उठी। उसी का एक नज़ारा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की। चूंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सरकार में भी हिस्सेदार है तो कांग्रेस का रुख जाहिर है वहां भी यही होगा। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि जब बिहार में ये शुरू हुआ और उसको लेकर के सड़कों पर अपोजिशन पार्टियों के लोग आ गए, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में जब ये इसकी शुरुआत होगी तो वहां पर इसको लेकर के रद्द-ए-अमल क्या होगा या कैसा होगा, इसी पर आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कोई खास मेहमान जो है वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी का तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रफीक राथर जो सीनियर लीडर हैं PDP के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं RS पठानिया, BJP के MLA हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही हमारे साथ होंगे सोहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
और रविंदर शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं सुहेल काज़मी साहब के पास ही जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सुहेल काज़मी साहब, इससे पहले कि हम पॉलिटिकल एंगल या अलग अलग सियासी जमातों की इस पर हम टिप्पणी लें, उनके रिमार्क्स लें, मैं पहले चाहता हूं कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर या सोशल एनालिस्ट के तौर पर इस पर थोड़ा हमें ये बताएं, हमारे जो नाजरीन हैं, कि दरअसल ये SIR क्या है और इस पर जो सवालात उठ रहे हैं जिसके बिना पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, वो क्या है। इवनिंग, जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको मेरा सलाम। दूसरा ये है सर, ये एक कोर इशू है जो बिहार से शुरुआत जिसकी हुई है, और सुनने में आया था कि 1 से लेकर 25 जुलाई तक उन्होंने एक टाइमिंग दी थी जिसमें 8 करोड़ के करीब उनके वोटर्स थे वहां पे। तो ये इसकी शुरुआत बिहार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका बिगुल बजा दिया था और उसकी रिटेलिएशन, उसकी जो अपोजिशन है पूरे भारत में शुरुआत उसकी हो गई। और पार्लियामेंट मानसून सेशन में भी हमने उसकी आवाजें सुनी और सड़कों पे भी लोग आए कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट 25 दिनों में या 1 महीने में या जस्ट बिफोर इलेक्शन आप इतना बड़ा जो एक रिवीजन है वो आप करवा पाएंगे। तो उसमें धांधलियां होंगी, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने की बात होगी, ये सब चीजें वहां आई हैं। अब चलिए, अब जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोच रहा है कि करने का। जम्मू कश्मीर में तो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ 9 महीने से सरकार में जिस तरह क्या है ड्यूल पावर शेयरिंग पे सरकार चल रही है, डिस्पाइट के वी आर इन यूनियन टेरिटरी, फिर भी अभी तक बिजनेस रूल जो है, कैबिनेट का इख्तियार क्या है, LG साहब के क्या है, LOP के क्या है, तो वो डिफाइन नहीं हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह की गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में चल रही है। और सुनने में आ रहा है कि पंचायत इलेक्शंस का बिगुल भी इलेक्शन कमीशन यहां बजाना चाहती है कि पंचायत इलेक्शंस हो। कोई भी पंचायत इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। अब इन बिटवीन अब रिवीजन की बात करते हैं तो उसमें भी शक के दायरे में जो है भारतीय जनता पार्टी आ जाती है कि इनकी टाइमिंग क्या है, ये किस टाइम पे ये रिवीजन्स की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कुल मिला के इस वक्त जो स्टेटहुड के लिए कांग्रेस जो जंतर मंतर पे एजिटेट कर रही है, 2 दिन का सेशन उमर अब्दुल्ला साहब ने राजभवन भेजा कि हमें 2 दिन का सेशन की इजाजत दी जाए कि हम स्टेटहुड पे डिस्कशन कर सकें और एक रेजोल्यूशन की तरीके से उसको पास कर सके। तो बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं जम्मू कश्मीर को लेके। तो मुझे लगता है यहाँ भी रिजेंटमेंट जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। बीजेपी नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी मरकज में है, बीजेपी के यहाँ 28 MLAs हैं, वो शायद रिजेंटमेंट ना करें, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट जो हैं वो जरूर इसकी रिजेंटमेंट करेंगे टाइमिंग को लेके। टाइमिंग को लेकर के, ठीक है। तो आपने सुना अभी सुहेल काज़मी को, और सुहेल काज़मी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने इनकी बातों से कुछ ना कुछ इशारा मिल गया होगा दरअसल इसको लेकर के पूरा मामला क्या है और कितना ये मामला ऐसा है। चूंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर से जब SIR की शुरुआत होती है तो जम्मू कश्मीर में क्या इस पर जो है रिएक्शन हो सकता है, चूंकि कई ऐसे मसाइल हैं जो जम्मू कश्मीर जिनसे अभी फिलहाल गुजर भी रहा है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि रफीक राथर सीनियर लीडर PDP हमारे साथ मौजूद हैं, RS पठानिया BJP MLA भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक राथर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, SIR जो है वो अब जम्मू कश्मीर में दाखिल होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, खुले दिल से इसका इस्तकबाल किया जाएगा या फिर SIR के लिए जम्मू कश्मीर में राहें मुश्किल होंगी? अरे, हमारे इस्तकबाल के लिए कौन परवाह करता है? आप इस्तकबाल करें या ना करें, जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बनी है और वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी की मंशा क्या है इन मामलों के पीछे। जब इस तरह की बातें होती हैं तो आपको याद रखना चाहिए ये कतई तौर लोगों को एम्पावर करने का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी जो है, बिलखुसूस अपनी बीजेपी पार्टी, उसको किस तरह से फायदा देना है उसके मुतालिक ये सब तदाबीर बनती है और सब ये मामला बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि आप देखिए इलेक्शन कमीशन कितना बेबस है। ये इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे हो रहा है और सब कुछ वो देख रहे हैं, लेकिन वो इस पर बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को यरगमाल करके रखा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को उनको खत्म करके रखा है सारे मुल्क में, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। आपने कल ही देखा वाइस प्रेसिडेंट साहब का क्या हाल है, किस तरह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो कि अभी पब्लिक डोमेन में सारी बातें नहीं है, लेकिन जब आएंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई इस तरह की डेमोक्रेसी भी चलती है और बीजेपी इस तरह की डेमोक्रेसी को यहाँ पर फरोग करना चाहती है। जम्मू कश्मीर हमेशा इनके राडार पर रहा है और मैं बार बार कहता हूं वो सिर्फ इसलिए है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और कतई तौर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या इस तरह की एम्पावरमेंट से नवाजा जाए। तो अब एक ही हथियार बचा है उनके पास, उन्होंने तो हमें सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं।
अब यह वोट का अधिकार था, अब इसको भी इस वोट के अधिकार को भी हमसे छीनना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पोलिटिकली और बिल्कुल डिसएम्पावर किया जाए और उनके पास कुछ भी ना बचे। फिर जो उनके मन में आए वो करें। जहां तक आपके वेलकम का ताल्लुक है, मैं फिर से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को पूछता कौन है? यहाँ पर एब्रोगेशन 370 हुआ था, आपसे किसने पूछा? हमसे किसने पूछा? यहाँ पर असेंबली इन सेशन नहीं थी, पार्लियामेंट ने खुद ही, गवर्नर साहब असेंबली भी ठीक बने, है, मुझे लग रहा है राठौर साहब आपको थोड़ा सा मुझे ब्रेक देना चाहिए। आप थोड़ा सेटल हो जाएं। जी, मैं आरिस पठानिया साहब से इस पर रिएक्शन लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आप बिल्कुल तैयार रहिए। थोड़ा मुझे लगता है आपको बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है। बहरहाल आरिस पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर में भी SIR की शुरुआत हो सकती है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा हमें ये बता भी दें कि क्या ये खबर जो है ये महज मतलब सूत्रों के हवाले से ये खबर जो आ रही है, इस पर कितनी सदाकत आप देखते हैं, और क्या इसको लेकर जम्मू कश्मीर तैयार है? आप खुद को अनम्यूट कर लें पठानिया साहब। जी, अब बोलें। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि जी आप बोलें, शायद आवाज आ जाए। मेरी बात प्रॉपर आ रही है? जी विशाल साहब। नहीं, माजरत चाहूंगा, हमें दोबारा आप लगता है कनेक्ट करना पड़ेगा। तब तक मैं रुख करता हूं सुहेल काज़मी साहब का। सुहेल काज़मी साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर अभी आरिस पठानिया तो खैर अभी जवाब देंगे, लेकिन रफीक राठौर साहब कह रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में कब क्या हो जाए, कब ना हो जाए, ये तो हमें एक लैबोरेटरी की तरह ही देखते हैं, और हमारी मतलब हमसे पूछता ही कौन है कि हम क्या आपके लिए करें या क्या ना करें। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जो एक हताशा दिखाता है, मतलब, या ये दिखाता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलआई हैं नरेंद्र दामोदर मोदी सरकार के, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ तो अगले सपने जो हैं, इलेक्शन के बाद के सपने सजाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। उसके अलावा अभी जो हम बातें सुन रहे हैं वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर में भी नीतीश कुमार का नाम जो है वो सरफहरिस्त है। वो बिल्कुल चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी उस पैनल में एक नाम आए। ऐसा नहीं है, देखिए एक रणनीति है, और उस रणनीति में हाँ फास्ट ट्रैक पे है, टाइमिंग गलत है। मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन के बिगुल बजने के पहले ही आप 1 महीना पहले या 2 महीने पहले कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे थोड़ा सा शक जो है वो शक के दायरे में वो सिस्टम आ जाता है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नीचे, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ही तो नोटिफिकेशन जारी कर रही है बिहार में और अब जम्मू कश्मीर में, तो ये नाक के नीचे नहीं है, इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल तरीकाकार से ये सब हो रहा है। अब ये कितना फिजिबल रहता है या कितना एडमिटेबल रहता है सारी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं समझता हूँ कोई भी चीज किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो हमारा तरीकाकार रहा है वो ये है कि सर्व सहमति बननी चाहिए। एक ऑल पार्टी मीट कर लें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, और उसके बाद अगर आप बात करते हैं और सहमति बनती है, देखिए जो फाइनली जो होना है, जिसकी तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वो तो होना ही होना है, आज नहीं होगा 6 महीने बाद होगा। लेकिन अगर सर्व सहमति से कुछ टाइमिंग को लेकर बातचीत हो जाए और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर एग्री करती हैं या उसमें प्लस माइनस जो भी होता है तरीकाकार करके अगर करें, तो मैं समझता हूँ रोष किसी भी रियासत में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में कम होता है। हम ऑलरेडी बहुत चीजों से जूझ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेकर जूझ रहे हैं। अभी 9 महीने बाद 4 करोड़ का जो CDF है वो MLAs को अनाउंस हुआ, तो आप समझ लीजिए 9 महीने ये और 7 साल पुराने वेस्ट हो गए जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो अनहेल्दियर है। मैं समझता हूं सुहेल साहब, बिल्कुल आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, हमारे जो नाज़रीन वो भी समझ रहे हैं। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आरिस पठानिया साहब का। पठानिया साहब बोले आप, मेरा सवाल यही था कि SIR के बारे में चर्चा है कि वो जम्मू कश्मीर में भी SIR शुरू हो सकती है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट को फिर से जांचना, परखना, उसे खंगालना, उसमें से कई नाम बाहर हो सकते हैं, कई नाम जुड़ भी सकते हैं। नामों का जोड़ना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से शोर शराबा कर रहा है उससे उस बीच क्या लग रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर तैयार है SIR के लिए? जी विशाल साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे और मेरी पॉलिटिकल पार्टी को अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका दिया अपने चैनल में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आजादाना इंतखाबात, ये डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन है, उसकी एक बुनियाद है। इलेक्शंस फ्री रहें, फेयर रहें और
भारतीय सिटीजन्स ही, भारत के नागरिक ही स्पष्ट शब्दों में वोट डाल सकें। ये भी एक इलेक्शन का एक अपने आप में एक इसका मौजू, इसका वर्चुअल जो भारत की संवैधानिक पद्धति या भारत की कानूनी प्रणाली वो अलाउ करती है, ओनली इंडिजिन सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शंस। दूसरी बात, इन दोनों के मद्देनजर जो SIR है, समरी रिवीजन, ये ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आप ऐसा क्यों कहते हैं पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी होंगे? इसका मतलब थोड़ा अलग लगने लगता है। नहीं, जब आपने पूरा देश कह दिया तो फिर जम्मू कश्मीर अलग से क्यों कह रहे हैं? पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में क्या मतलब है? मैं अपने सवाल को मैं अपने कमेंट को विड्रॉ करूंगा विशाल साहब। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मकसद है कि ये बार बार जम्मू कश्मीर की जो बात करें, पूरे देश भर में होगा जी। जहां जम्मू कश्मीर में होगा, वहां तमिलनाडु में होगा, वहां बिहार में होगा, वहां न्यू दिल्ली में भी होगा, और वहां पे वेस्ट बंगाल में भी होगा। आपके ध्यान में रहे कि मैंने आप ही के चैनल पे बड़े डिटेल से एक 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया एक आर्गुमेंट चलाया गया था कि नॉन लोकल्स एज वोटर्स। तो उसपे डिफाइन किया गया था कि जिस भी आदमी का 1 वर्ष पे एक पर्टिकुलर जगह पे रेजिडेंस है, वो भारत का नागरिक है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग करने गया 5 वर्ष की, मान लीजिए कोई अपने बिजनेस की वजह से गुजरात गया है, तो रेजिडेंट वो कहीं का भी है, जम्मू कश्मीर का, तमिलनाडु का, लेकिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट जहां पे भी 1 साल का है और उसके पास डॉक्यूमेंट, वो वहां पे वोट डाल सकता है। बड़ा हल्ला मचाया गया, पता नहीं जम्मू कश्मीर में कितना वोट जोड़ा गया, कितना आ गया, रिजल्ट फज हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक नया तमाशा, एक नया जमावड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के जो घटक दल हैं, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में, इन्होंने बनाने की कोशिश की है। चुनाव से पहले ही, खासकर बिहार की बात अगर करें तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने हार मान ली है। यहां भी अगर इसको डिटेल से इसको एक्सप्लेन करें, इसको डिटेल करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी जेन्युइन वोटर, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माय कमांड, एक भी जो जेन्युइन वोटर है, जो भी एक भारत का नागरिक है, उसको डिनाई करना, उसको डिबार करना, मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी कानून, कोई भी संविधान उसकी इजाजत देता नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन पठानिया साहब, सवाल यहां पर यह है कि ये इजाजत तो पहले भी दिया जाता था ना। अगर इसके पहले कोई वोटर लिस्ट बनी थी तो क्या वहां इजाजत दी गई थी कि कोई जेन्युइन नहीं है तो वो उसमें शामिल हो जाए? और अगर फिर भी शामिल हो गया तो किसकी जिम्मेदारी है? विशाल साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं कि समरी रिवीजन का यह मतलब नहीं होता कि पुरानी वोटर लिस्ट जो है वो बिल्कुल गलत है, नॉट एट ऑल। मैंने कहा ये पीरियोडिक समरी रिवीजन रहता है, साल में 4 बार होता है, और इस समरी रिवीजन में वो बच्चे जो 18 प्लस के हो गए, या जो वो लड़कियां जो शादी करके आई हैं, या वो लोग जिनका वोट नहीं बना है, या जिन्होंने अपने आप को रिलोकेट करना है, मैंने कहा प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहीं और है और ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहीं और है, इस समरी रिवीजन का ये पॉइंट है। और इस सारी की सारी एक एक्सरसाइज में, सारी की सारी एक डिटेल्ड एक थ्रेडबेयर डिस्कशन में, अगर ऐसा वोटर पाया जाता है जो भारत का नागरिक नहीं, जो भारत के नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था हियरिंग के दौरान। पठानिया साहब, आप वकील हैं, कादमी साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या नागरिकता तय करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है या गृह मंत्रालय का? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था। नागरिकता इस्टेब्लिश करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, बट नागरिकता चेक करना, वोट डालने का अधिकार देने से पहले और वोट डालने का अधिकार कंटिन्यू करने से पहले ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी जरूर है। मैंने कहा कि मैं इस सवाल को लेकर रफीक राठौर के पास जाना चाहता हूं। रफीक राठौर साहब, मैं वही आपसे सवाल करूंगा, चूंकि उस वक्त पठानिया साहब की आवाज सही से आ नहीं पा रही थी, अब सही से आवाज आ रही है। ये कह रहे हैं कि किसी भी लेवल पर कोई भी जेन्युइन वोटर है, वो उसे वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। अगर इन सब के बावजूद अगर कोई क्वेश्चंस उठा रही है अपोजिशन पार्टियां, तो क्यों उठा रही है? देखिए, 2 चीजें सामने आई हैं। पहले बीजेपी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर हैं, उनकी तरफ से एक बात है, पहले मैं उनका जवाब दे दूंगा, उसके बाद काजमी साहब की बात पर आऊंगा। पहले मैं इन दोस्तों से बताना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हमें श्योर करना है कि कोई भी गैर मुल्की यहां पर वोट ना डाले, इसका मतलब यह है कि 75 साल से जो वोटिंग हुई है वो बोगस है, या इनको लगता है कि उसमें फ्रॉड है, या इनको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के नहीं है, यहाँ के शहरी नहीं है, हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, उनने वोट डाले। नंबर 1 ये मैं आपको बताना चाहूंगा, गले में थोड़ा इंफेक्शन है, बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने BLOs मुकर्रर किए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स। उनका काम होता है ऑलमोस्ट हर दिन वो देखते हैं कि किस
महल्ले में, किस गांव में, किस वार्ड में कोई मर गया उसको डिलीट करते हैं, किसी की शादी हुई है दूसरी जगह उसको डिलीट करते हैं, कोई जो बच्चा 18 प्लस होता है उसको एडिट करते हो। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कंटिन्यू। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एसआईआर को लागू करना और इसकी आड़ में एक मखसूस तबके को टारगेट करना, मैंने पहले कहा था ना आपको, मंशा देखिए बीजेपी क्या है। जब ये कहते हैं कि कोई गैर मुल्की वोट न डालें तो इनका टारगेट एक खास है, एक मखसूस कम्युनिटी होती है। अब मैं उसकी वजाहत नहीं करूंगा, वो दुनिया जानती है। जहां तक सुहेल साहब का सवाल है, उन्होंने कहा कि ये कोई यहीं पर नहीं हुआ, बिहार में हुआ, वहां पर नीतीश जी है। आपको सुहेल साहब मैं याद दिलाऊं, नीतीश जी तो इन्हीं के हैं, नीतीश जी को फायदा करने के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको पता है कि वहां पर हालात क्या है। नीतीश जी ने हर 2 साल के बाद पार्टियां बदलने का काम किया है इक़्तिदार में रहने के लिए, इसलिए उसको फायदा देने के लिए और वो जो उनका अलायंस है उसको जिताने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और बीजेपी का यहां पर अब क्या मकसद है, यहां यह मकसद है, उनने कोशिश की थी, सरतोड़ कोशिश की थी कि यहां पर किसी तरह से बीजेपी सरकार में आए, लेकिन नहीं आए। राठौर साहब आपकी बात समझ में आ गई। अब मैं रुक करूंगा, रविंद्र शर्मा जी का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। रविंद्र शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में एसआईआर एंट्री लेने वाली है, जम्मू कश्मीर कितना तैयार है? कांग्रेस तो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, दिल्ली में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और दूसरी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि देखिए, कोई भी जेन्युइन जो वोटर है वो किसी भी हालत में छूटेगा नहीं। ये जो है ये जमानत होती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अगर एसआईआर जो बिहार में अभी है उसको लेकर वहां पर हाहाकार मचा है, कुछ सवाल उठ रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इस बीच अगर ये खबर है कि जम्मू कश्मीर में एसआईआर आ रही है तो क्या आप वेलकम कर रहे हैं इसका? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिहार से एक तमाशा जो है देखा जा रहा है कि कितने लोग जो हैं उनको वंचित रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये एकदम याद आया कि बिहार का चुनाव है, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जिस तरह के सवालात और प्रश्न चिन्ह उठे हैं उसकी वजह से आज इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी की फर्क है। इलेक्शन कमीशन एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है भारतीय जनता पार्टी के, और वहां पे आपको 11 डॉक्यूमेंट्स याद आ गए कि आप ये डॉक्यूमेंट पेश करिए। बिहार की जनता तो पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में फैले हुए लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो जाएंगे पहले वोटर लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये तो लोगों को डिप्राइव करने का बात है। और जो सोशल मीडिया और उस पर दिखाया गया, पत्रकारों ने अंदर जाकर के दिखाया कि कई फार्म जो मुलाजिम लगे हैं उनके ऊपर दस्तखत नहीं, वो खुद ही भर रहे हैं। तो ये जरूरी क्या आन पड़ा कि 8 करोड़ आप वोटर हैं वहां बिहार में, उनको 1 महीने के अंदर आपको रिवीन करनी है, स्पेशल रिवीन। आपको पहले क्यों नहीं याद आया? ये कोई भी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में कई बार जो है वो समरी रिवीजन हुआ, रेगुलर रिवीजन हुआ, और आप 2 असेंबली इलेक्शन में तो करवा नहीं पाए। पिछले 9 महीने से वो ड्यू है, 6 महीने के अंदर संविधान कहता है कि आपको चुनाव कराना है। तो शंका ये है कि जम्मू कश्मीर में भी यही किया जाएगा। जेन्युइन वोटर्स जो है उनको परेशानी और तकलीफ दी जाएगी और उन लोगों को काटा जाएगा। इसलिए इस पे पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक शंका पैदा हो गई है। रिवीजन करना, वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, ये इलेक्शन कमीशन का रोल है। लेकिन जिस तरह से बिहार में शुरू हुआ है, पूरे देश की एक शंका है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा, जेन्युइन वोटर्स को काटा जाएगा, अदरवाइज तो किसी को एतराज नहीं था। इसलिए तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। जो पठानिया, आरएस पठानिया बीजेपी के स्पोक्सपर्सन एमएलए, वो कह रहे हैं कि जेन्युइन वोटर को कोई हटा नहीं सकता, जेन्युइन वोटर की जगह जो है वो उसकी जमानत लेता है इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कह रहे हैं कि जेन्युइन वोटर को ही इसलिए से हटा दिया जाएगा? देखिए, जेन्युइन वोटर को समय चाहिए ना। आप ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन की जरूरत आन पड़ी बिहार में चुनाव के पास इससे इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आप उसमें, फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने उसने इंटरवीन किया, थोड़ा सा रिलीफ दिया कि भाई आप काट नहीं सकते। जो उन्होंने रखा था प्रोसीजर, मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं भी जो है वो कर पाऊंगा, क्योंकि आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतने चुनाव हो रहे हैं, 3 बार आप रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट साल में करते हो, पहले 1 बार होता था। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम की कमी, कई कमियां रहती थी हमेशा, लेकिन उसके बावजूद ये शक नहीं होता था ठीक है कि भाई वोटर लिस्टों में खराबी। पठानिया साहब, सीधे इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अभी, जो रविंद्र शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं।
इससे क्या लग रहा है कि ये जो ड्यू टाइम होना चाहिए था इसके लिए वो मुश्किल है। ये सब जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन अनकरीब है, और बिहार के तमाम लोग, ज्यादातर जो मजदूर जो तबका है खासतौर से, वो हमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो भारत का नागरिक है, वो देश के अलग अलग जो रास्तों में जाकर के वहां अपना वक्त गुजार रहा है, कहीं जैसे रोजी रोटी कमा रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी ये मुश्किल है। तो अगर ये जेन्युइन है तो इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त क्यों नहीं दिया गया? तो खैर सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा, आप अभी इसका जवाब दे दीजिए फिलहाल। जी विशाल साहब, सुप्रीम कोर्ट पे चल नहीं रहा, थोड़ा डिफाइन कर दूं इसको कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर मांगी, लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस पे स्टे नहीं दिया है। मैं रेफर करूंगा रूल 25 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स के। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त सांसद भी कोई नहीं होगा जब का ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना है। उसके साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं, 25 रूल को अगर आप पढ़े तो वो मैंडेट करता है 1 साल में एक बार इलेक्शन कमीशन शॉर्ट समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स करता है। और इस शॉर्ट जो समरी रिवीजन में 4 डेट्स इसमें स्पेसिफाई की हैं, 1 जनवरी, और उसके बाद 1 अक्टूबर, 1 जुलाई और 31 दिसंबर। ये 4 के मुताबिक 18 वर्ष की एलिजिबिलिटी के मुताबिक नए वोटर्स को मौका दिया जाता है। किसी ने अपने आप को रिलोकेट करना हो, मैंने कहा रिलोकेट कर सकता है। रविंद्र शर्मा कुछ कह रहे हैं। परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस से ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे जाएगा। और थर्डली मैंने कहा, कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी एंट्री स्नीक कर दी हो, जिसको कोई किसी ने ऑब्जेक्ट करना हो किसी के वोट को, तो वो भी वो कर सकता है। ये सिर्फ एक रूटीन डिवीजन है जिसके ऊपर ये रूटीन हो सकता है। सवाल रविंद्र शर्मा जी, क्या सवाल इस रूटीन प्रोसेस पर ही है, या सवाल इस पर भी है कि बिहार में अगर चूंकि इसकी शुरुआत हुई है तो चुनाव से बहुत कम समय रह गया, तब शुरुआत हुई है। दूसरा की जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से वो तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड या वोटर कार्ड, उसकी मान्यता जो है नहीं है कि वो नहीं माना जाएगा। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इससे विचार कीजिए कि इसको कंसिडर किया जाए। देखें, मैं आई जस्ट वांट टू पुट ए क्वेश्चन। एक मिनट, रविंदर जी का रिएक्शन लेता हूं थोड़ा। रविंदर जी रिएक्शन, हाँ रविंदर जी बोलिए, आप सुन रहे थे पठानिया साहब। कह रहा हूं कि देखिए, ये बीएलओ का काम है कि जो वोटर रिवीजन करेगा, घर घर जा करके रिवीजन करता था, और इतने डॉक्यूमेंट, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं रखी गई। ये एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है, और जिसके तहत जो जेन्युइन वोटर्स हैं उन लोगों को परेशान करके उनको एलिमिनेट करने का प्रोसेस है। आज तो पठानिया जी ठीक कह रहे हैं, कानून सारे हमने बनाए थे, लेकिन ये सवाल 78 साल में कभी नहीं उठा। इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के सवालात, प्रश्न नहीं उठे। आज इनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन बैठा है, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा। आज इलेक्टोरल सिस्टम जो है, सारी डेमोक्रेसी की बुनियाद चुनाव होता है। आप चुनाव में ही धांधलियां कर रहे हैं, चुनाव में ही वोटर लिस्ट में आप आगे हैं। ईवीएम, वोटर लिस्ट, कितने प्रश्न उठे हैं। तो ये सारी चीज, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के गठन में ही सवाल थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया गया, और आप कहते हैं कि हम सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग इशू है। सोहेल काज़मी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। सोहेल काज़मी, छोटा सा समय आपको दे रहा हूं जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी चीज ऐसी किसी भी, और खासकर जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में, जो सेंसिटिविटी से बनी हुई स्टेट है, जिसमें कोई ना कोई, जैसे राठौर साहब ने कहा, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि सर्वसहमति, जब यहाँ अकाउंटेबिलिटी डिफाइन नहीं हो रही 9 महीने में, तो कम से कम इस पे सर्वसहमति बना दीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन की जब कमीशन यहाँ आई, 2-3 बार सब पॉलिटिकल पार्टी से मिली, तो किसी ने कोई उस पर एतराज नहीं जतलाया। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ सुझाव जो थे डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन को और उनके डिफरेंट वक्फों को देती थी। फाइनली उसके 2-3 ड्राफ्ट जो थे पब्लिक डोमेन में डाले। तो आप कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से होना चाहिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के, उनको उनके साथ कुछ मुशावरत करनी चाहिए, उन्हें कॉन्फ्रेंस में लिया जाना चाहिए। क्या राठौर साहब, आप इसे कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि इस वक्त एसआईआर की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। अगर ये नॉर्मल प्रोसेस में चलता है कि डिलीशन होता है, एडिशन होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको नॉर्मल प्रोसेस रहने दे, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना बनाए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात से ना जोड़े। यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है और सारे मुल्क में चलता है, और जेन्युइन है, फेयरनेस है उसमें। आप उसमें क्या खामियां हैं कि जो आप इस तरह के मामला यहाँ पर देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो इनका स्लोगन रहा है, आरएसएस और बीजेपी का स्लोगन रहा है कि माइनॉरिटीज को वोट का हक छीनना है, एक स्टेप है उसकी तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। आप देखिए, ये इनका टारगेट वही है कि माइनॉरिटीज को बिलाकर एक पॉलिटिकल राइट जो उनके पास है वो उनको छीनना है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी में, और इनने कई बार इसको दोहराया भी है, बीजेपी वालों ने भी और आरएसएस वालों ने, कि मुसलमानों को वोटिंग हक छीन लेना चाहे। तो ये इसकी तरफ एक कदम है। ठीक है, पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं जी।
देखिए पठानिया साहब जी। दो असेंबली मैंने के लिए कहा कि SI भारत एक बात एक उठाना democracy- चाहता नहीं हूँ। रविंदर जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए रविंदर जी। Rule of law- पठानिया साहब बोलिए। भारत एक डेमोक्रेसी है जो एक रूल ऑफ लॉ के तहत चलती है। इस रूल ऑफ आपने लॉ तो के सत्यानाश तहत किया उस जो को डेमोक्रेसी ज़ाब्ते का। जो को नियम तय किए गए हैं उसी के तहत चलती है। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि आधार, मैं आई वांट टू पुट ए काउंटर क्वेश्चन, क्या आज से 10 वर्ष पहले इलेक्शन कमीशन कभी आधार मांगता था वोट के लिए क्या? तो मेरा मतलब है कि भारत का संविधान वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स वही हैं। टाइम टू टाइम पे इलेक्शन कमीशन नई मॉडिफिकेशंस नई अडेप्टेशंस करता है। ये स्लोगन हमारी- आपको याद है मैं- हालांकि- पठानिया साहब, ये स्लोगन याद है? नहीं हूं। मेरा आधार मेरी पहचान, ये स्लोगन किसका दिया हुआ है? हाँ नहीं मैं नहीं ये आपने स्लोगन पूछा ना, किसका दिया, प्लीज ये बता दीजिए। ये मैं स्लोगन कहता किसका हूं, दिया हुआ है? from मेरा time to आधार time- मेरी पहचान, किसका from स्लोगन time दिया to- हुआ है? विशाल साहब, फ्रॉम टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, दैट इज वन पार्ट। आप छोड़े, लेकिन मैं- सुप्रीम मैं कोर्ट सिर्फ ही है define जिसने कर कहा रहा कि आप 3 मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को उसमें define शामिल कर कर रहा सकते हैं, उस पर विचार करें। मैं आधार सिर्फ हो या वोटर define- कार्ड हो या राशन कार्ड हो। जी विशाल साहब, मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन एक पैरामीटर्स तय करता है और जिसमें जो भारतीय नागरिक है वही इसमें वोट डाल पाए। मैं कोई सी एग्जांपल आपको दूंगा रविंदर जी। आपके नेता ने तो अभी बेंगलोर में एक नया एक डिक्लेरेशन कर दिया कि हमने पता नहीं कौन सी रूरल सीट देखी जिसपे 100% ही रेगिंग हुई थी। मैं अभी चुनाव लड़ा हूं और चुनाव जीता हूं। 90 पोलिंग बूथ जहां मैं जीता वहां एवरेज पोलिंग 60% और 40 के पास जो पोलिंग बूथ में हारा हूं, मेरे प्रतिद्वंदी ने जो मुझसे हारे वहां एवरेज पोलिंग है 80%। मैंने तो कभी इलेक्शन कमीशन को भी डिस्प्यूट नहीं किया, मैंने कभी इंटेग्रिटी पे कभी सवाल नहीं उठाए। तो ये एक माइनर चीजों को लेके मैं फिर एक ब्रॉडर बात करूंगा। कृपा करके अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करें, राजनीति करना, पॉलिटिक्स करना, लोगों में अपना विजन अपना एजेंडा लेके जाएं, लेकिन कम से कम इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी को हम वायलेट ना करें। चलिए सुप्रीम कोर्ट को जी, क्वेश्चन रविंद्र शर्मा जी समय कम है, आप आपके पास आ रहा हूं। इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को जो है उस पर सवाल ना उठाएं, ये पठानिया जी कह रहे हैं। रविंद्र शर्मा जी। इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की सैंक्टिटी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाल हुआ, जो मैंने कहा कि चीफ जस्टिस को आपने निकाला कानून बना करके, जी। उसी से आपकी नीयत पे शक है। और दूसरी बात यह है कि 76 लाख वोटर जैसे महाराष्ट्र में आखिरी घंटे में बढ़ गया और वो 85 कॉन्स्टिट्यूंसियां, वो 12,000 बूथ, यहाँ पे पार्लियामेंट में 5 महीने पहले आप हारे और आप जीत गए। इसलिए पठानिया जी अपनी मिसाल दे रहे हैं, हमको नहीं पता इनके पास कौन। पहले तो ईवीएम पे सवाल होता था, इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट और वायलेशन पे सवाल होता था, इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल बनाने पे सवाल होता था। अब तो वोटर लिस्ट पे ही सवाल उठ गया है कि आप वोटर लिस्ट से ही लोगों को निकाल देंगे, तो जमहूरियत कहाँ रही? आप जमहूरियत को फेल कर रहे हैं। इसलिए हमें सख्त एतराज है। 2 चुनाव आपने जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पठानिया जानते हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है? ये नगरोटा जम्मू शहर के साथ है, यहाँ आपने चुनाव नहीं कराया, बडगाम में नहीं कराया, और आप रवीन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रवीन यहाँ करेंगे अभी जहाँ चुनाव है नहीं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन की प्रणाली और प्रक्रिया पे बहुत बड़ी शंका हो गई है इस देश के अंदर। और सबसे बुनियाद जो है वो चुनाव है। डेमोक्रेसी में अगर चुनाव ही फ्रॉड होगा तो मैं समझता हूं डेमोक्रेसी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक मैं चाह रहा था कि पठानिया साहब आप कुछ इससे जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैंने जहां से शुरू किया मैं उसको दोबारा इस पे ऐड करूंगा। एक तो कश्मीर में अभी तक कोई चुनाव नहीं है, कांग्रेस और एनसी कृपा करके अनकंफर्टेबल ना हो। जहां तक पंचायती चुनाव की बात है, पंचायती चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता, वो इस SIR के रिवीजन केस के दायरे में नहीं आता। तो ये जम्मू कश्मीर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, वी शुडंट क्रिएट अनसर्टेनिटी खामखा जस्ट आउट ऑफ थिन एयर। हम कॉन्फिडेंट रहें, संविधान पे विश्वास करें, सरकार पे विश्वास रखें, एस्टेब्लिशमेंट पे विश्वास रखें, और सरकार पे ना भी रखें लेकिन कृपा करके इंस्टीट्यूशंस को बिलीव करना हम सीखें, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही हमारे संविधान की खूबसूरती है। इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी इंटेग्रिटी ही एक अच्छे जमहूरियत। आप संविधान को नहीं मानते, संविधान कहता है 6 महीने में चुनाव होना चाहिए और 9 महीने हो गए। किस संविधान की बात करते हो? We should not devise issues just out of thin air. We should be constructive. हम कंस्ट्रक्टिव रहे, सकारात्मक रहे, हम लोगों की बात करें, लोगों के विषयों की बात करें, लोगों के विषयों को उभारें और एक इफेक्टिव अपोजिशन का काम करें। मेरे आपने 6 साल पहले स्टेट हुड को बहाल करने की वादे किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई आपने, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप जुमलेबाजी करते हैं। यहाँ स्टेट हुड 6 साल हो रहे हैं पठानिया जी, आपने भी 100 बार चैनलों पे कहा कि जल्द स्टेट हुड होगा।
लेकिन 6 साल में जल्द नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एज सून एज पॉसिबल। किस बात पे विश्वास करे आदमी? संविधान को तो आपने लागू करना है। रविंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सबमिशन को बिलीव किया, स्टेटहुड टू बी रिस्टोर्ड एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। और मैंने फिर भी कह रहा हूं एप्रोप्रिएट टाइम पे नहीं कहा उन्होंने, कहा एज सून एज पॉसिबल। आप वकील हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सही पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटहुड एज सून एज पॉसिबल। उस एज सून एज पॉसिबल का अब आप कितने इंटरप्रिटेशन करेंगे? आपने यहाँ हर चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी आपने नारा लगाना है कि जल्द स्टेटहुड देंगे। असेंबली में आपने कहा, पार्लियामेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट के सांसद ने कहा, और फिर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त मानते। चलिए ठीक है, सुहेल काज़मी साहब, मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट आप दे दें। शुरुआत आपने की थी, आपने सुन लिया। बात तो यहां पर भी जारी है कि एज सुन एज पॉसिबल कहा गया या एज एप्रोप्रिएट टाइम कहा गया। बहरहाल ये बातें अलग हैं। सुहेल साहब, एक फाइनल कमेंट। जम्मू कश्मीर में पठानिया साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये शंकाएं जो हैं ये इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ एसआईआर करना है, वहां आप कहते हैं कि इलेक्शन भी करवानी है हमने, तभी हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। तो शंकाओं पे शंकाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को उसी दायरे में रखा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दे इजाजत, चूंकि JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। मैं हूं विशाल।